तो शुरू करते हैं नीम टाइम का नाम लेकर। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि ये जो प्योर हार्ट वाली लड़की रहती है ये फाइनली जियान की बात मान लेती है, पर जैसे ही अपने बॉडी को रिकवर करने की कोशिश करती है यहाँ पर कई सारे एविल क्रिएचर्स इस पर अटैक करने लगते हैं। तो ये यहाँ पर ही इनको प्योरीफाई करने के लिए अपने प्योर हार्ट का पावर यूज़ कर देती है। अब इसने अपने बॉडी को एक्सप्लोर कर दिया क्योंकि इसके हिसाब से इसने कई गलत भी काम किए हैं और इन एविल क्रिएचर्स को मिटाना भी इसका मकसद भी बन जाता है। अब क्योंकि ये प्योर पावर था तो इस एविल क्रिएचर्स को वैसे भी मारा जा सकता था। जियान भी इस चीज़ को रोक नहीं सकता था तो ये दूर से इस चीज़ को देखता है। हालांकि जियान इसे बचाने की कोशिश करता है पर ये बोलती है वैसे भी मेरे घर वाले हैं नहीं तो मैं जीकर क्या ही करूंगी। और ये जाते जाते जियान को कुछ प्योर हार्ट के बारे में जो रिकॉर्ड्स रहते हैं वो दे देती है, शायद ये इसके हेल्प में आ सके। जियान भी इसको एक गमगीन विदाई देता है और इस दौरान ये जाते जाते जियान को एक प्योर बॉल ऑफ लाइट दे के जाती है। और यहाँ से जो भी एविल क्रीचर्स थे ये खत्म हो चुके थे। जियान नीचे देखता है मानो वहाँ पर एक काफ़ी पुराना शहर बसा हो। अब इधर जायु भी अंदर आ जाता है। जियान इसे कहता है टेंशन की बात नहीं है, सभी चीज़ें सॉर्ट हो चुकी हैं। अब जियान तुरंत अपने सोल पावर से ये जो प्योर लाइट था इसको इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश करता है। बेसिकली ऐसा कहा जाता है कि प्योर हार्ट को कल्टिवेट करने में मिनिमम कम से कम 100 साल लगते ही हैं और वो लड़की भी प्योर होनी चाहिए, मतलब उसका दिल साफ होना चाहिए। और इन्हीं लोगों को एविल क्रिएचर्स वाले यूज करते हैं। अब इधर जायु तुरंत ही अपने ब्राउन फ्लेम से जियान को घेर लेता है और ये जो प्योर लाइट ग्रुप था जियान की बॉडी में धीरे धीरे एंटर करने लगता है और इसके बोन मैरो में कष्ट मिलना भी शुरू हो जाता है। अब जियान को इसके कई सारे पास्ट वगैरह दिखते हैं, रिनकार्नेशन, द फर्स्ट लाइफ, जायो फैमिली के बारे में, नाला न्यानरान से इसने कैसे अपने विवाह को तोड़ा था। और इस दौरान जियान अपने ही डार्क फिगर को देखता है, मतलब इसको कई सारे वर्ल्ड दिखते हैं, रिनकार्नेशन सेकेंड वर्ल्ड, फिर थर्ड वर्ल्ड, तीसरे लाइफ में ये कहीं पर ट्रेजिकली मर गया रहता है। हर एक जन्म में इसने अलग अलग चीजें देखी थी, जैसे पहले जन्म में इसने ग्लोरी देखा था, दूसरे में पावर को इसने हासिल किया था, तीसरे में पैसा, चौथे वाले में सुंदर परियों के बीच में ऐसे ही वगैरह थे। इसके पूरे इमोशंस भी दिखते हैं, 7 इमोशंस और 6 भावनाएं, जैसे कि घृणा, क्रोध वगैरह। जियान डिसाइड करता है कुछ भी हो, ये घृणा वगैरह तो ठीक है पर मैं इस जन्म में अपने लोगों की रक्षा करने के लिए पैदा हुआ हूँ। और इसी बात को बोलते ही चारों तरफ से एक मिस्टीरियस पावरफुल फोर्स मानो इसकी बॉडी में एंटर करने लगता है। बेसिकली ये रिनकार्नेशन पावर था जो मानो हेवन और अर्थ से धीरे धीरे जियान की बॉडी में एंटर कर रहा था, पर ये नॉर्मल रिनकार्नेशन से अलग ही लेवल पर था, काफी मिस्टीरियस भी फील हो रहा था। और इस प्रोसेस के दौरान धीरे धीरे 1 महीने बीत जाते हैं। अब यहाँ पर वो जो ब्लू लायन भी था वो भी आ चुका था। नॉर्मली ऐसा कहा जाता है कि प्योर हार्ट जो होता है वो होली फ्लेम का नेमेसिस माना जाता है, मतलब इसको ये सील कर सकता है। जायु इस समय डर गया था कि जियान के साथ हो क्या रहा है, इसके बड़े भाई के साथ, पर ये लायन कहता है इस बंदे के अंदर जो ये रिनकार्नेशन पावर है ये बाकी लोगों से अलग ही है। अब जियान के बॉडी के आसपास रिनकार्नेशन लेवल का पावर धीरे धीरे कंडेंस होने लगता है। इसमें एक ग्लास टाइप का ट्रांसपेरेंट कलर रहता है और कई सारे ट्री रिंग्स टाइप के पैटर्न्स बनने लगते हैं जो कि ओल्डेस्ट पावर माना जा सकता है इस दुनिया का। ये सीन देख करके बुद्धा लायन भी घबरा जाता है, इस प्रकार का टेरिफाइंग पावर ऑफ रिनकार्नेशन, इससे ये भी एक बार को डर जाता है। पर यहाँ पर जियान को दिखाया जाता है ये इस पावर को एब्जॉर्ब करके स्माइल कर रहा था। जियान फाइनली आंखें खोलता है और बुद्धा लायन की तरफ बढ़ता है। बुद्धा लायन पूछता है तुम्हारा पावर क्या चीज है। जियान मिस्टीरियसली हंसता है और शायद इसका जो रिनकार्नेशन लेवल है इसने अचीव कर लिया था और ये डायरेक्टली हाफ रिनकार्नेशन से रिनकार्नेशन का जो पावर था उसके पीक पर पहुंच जाता है। अब ये जियान का जो रिनकार्नेशन पावर था बाकी लोगों से अलग था, इसका ये खुद का रिनकार्नेशन था। बुद्धा लायन कहता है तुम दोनों भाई मॉन्स्टर्स माने जा सकते हो। अब जियान इनसे उस मेटेओराइट आयरन के बारे में पूछता है। ये बोलते हैं ये होना तो इसी जगह पे चाहिए पर काफी लंबा समय हो गया है और ये तुरंत एक चाबी निकालता है और यहाँ पर जो एंशिएंट पैलेस गेट था इसमें मर्ज कर देता है। पर जैसे ही दरवाजा खुलता है इसमें से अलग स्ट्रॉन्ग फ्लक्चुएशंस बाहर आते हैं। यहाँ पर इनको बोधी बीड्स वगैरह भी दिखते हैं जो कि मैजिकल वेपन को बनाने के लिए यूज किए जाते थे पास्ट में। अंदर घुसते ही लोग कई सारे एक्सपेंसिव चीजें दिखती हैं और जियान के हिसाब से यहाँ पर कई सारी चीजें रैंडमली बिखरी हुई थी, तो शायद बीच में वो मेटेओराइट आयरन हो सकता है जहाँ पर थोड़ा अंधेरा था। आगे में इसको एक 20 मीटर लंबा और 50 मीटर ऊंचा आयरन टाइप का एक पैटर्न दिखता है। ये काफी बड़ा था पर जियान बोलता है बेसिकली हमको इसका कोर ही चाहिए, तो ये इसके साथ सेंटर में हो सकता है। जायु जैसे इस आयरन के पास आता है इसके जो ब्राउन फ्लेम्स थे इसे ये मेटेओराइट आयरन डायरेक्टली अब्सॉर्ब करने लगता है और जायु कितना भी कोशिश करता था ये अपने पावर को इससे हटा नहीं पा रहा था। अब जियान भी कोशिश करता है पर ये इनके बीच का कनेक्शन तोड़ नहीं पा रहा था, मतलब कि शायद मास्टर ली चैन ने इनको यहाँ पर जानबूझकर भेजा है, ये भी इनके लिए एक टेस्ट हो सकता है। फिलहाल ये इसे यहाँ से हटा तो देता है पर फिर भी इस आयरन मेटेओराइट के लोग हिला भी नहीं पा रहे थे। अब यहाँ पर इनको कई सारे बुद्धा के स्क्रिप्चर्स दिखते हैं। यहाँ पर इनको अरहत के 18 बुद्धा स्टैट्यूज दिखते हैं, इनमें से एक शायद मंजूश्री भी होती है। और तभी जायु की नजर एक पेड़ पर जाता है, शायद इसे होली ट्री कहा जाता है बुद्धिस्ट वर्ल्ड का। जियान आगे बढ़ता पर अपने सोल पावर से भी है इस बुद्धिस्ट ट्री को फील नहीं कर पा रहा था और इसमें से ग्रीन ऑरा साफ निकल रहा था और इसमें से जो फ्लक्चुएशन था उसको बेड ऑफ द अर्थ टाइप ये कुछ कहता है। जायु जियान से पूछता है, जियान इसको बताता है कि इसको थर्ड होली फ्लेम के बारे में पता चल चुका है और उसके लिए इसको एक रिनकार्नेशन पिल बनाना है और उसमें यानी ये जो बेड अर्थ है इसकी भी जरूरत इसे पड़ेगी। एक तो इसको आइस मैरो चाहिए, दूसरा एक
30,000 साल पुराना ओल्ड डेविल वेल स्टोन चाहिए। और तीसरा यही चीज था जो इसे चाहिए था। जियान के पास वो आइस फ्रूट पहले से था, बस डेमन वेल स्टोन और ये बोधी ट्री बचा हुआ था। पर शायद ये जो 18th अरहत का फॉर्मेशन था, ऐसे ये लोग भी थोड़े डरे हुए थे। अब जियान यहाँ पर आगे बढ़ने की कोशिश करता है। इस दौरान ये ड्रैगन गॉड का ट्रांसफॉर्मेशन यूज करता है, पर आगे जैसे ही बढ़ता है एक अलग ही लेवल का ये प्रेशर फील करता है, जबकि इसने ड्रैगन गॉड के ट्रांसफॉर्मेशन को भी यूज किया था फिर भी। और ये केवल इसकी बॉडी को ही सप्रेस नहीं कर रहे थे 18 अरहत, बल्कि इसके सोल को भी मानो सप्रेस कर रहे हो। एक अलग ही लेवल का पेन जियान फील कर रहा था फिलहाल। अब जियान एक कदम आगे बढ़ रहा था और वहीं इस दौरान इन 18 अरहत के मुंह से एक ही आवाज निकलती है, अमिताभ। और मानो एक प्रकार की ये पनिशमेंट हो जियान के लिए। जियान समझ जाता है, ये तुरंत ही अपने क्लैन टैटू को एक्टिवेट करता है। और ये जो अटैक था अमिताभ वाला इतना ज्यादा पावरफुल था कि ये जियान के पूरे डिफेंसेस को तोड़ते हुए इसके बॉडी से जा टकराता है। हालांकि इसकी बॉडी अभी भी ड्रैगन स्केल से प्रोटेक्टेड थी फिर भी। और इस दौरान जियान के मतलब बॉडी से खून वगैरह बहने लगते हैं। अब जियान भी नहीं रुकता, ये क्लैन पैटर्न को यूज करता है और ड्रैगन क्लॉ अटैक जहां से वो अमिताभ साउंड आ रहा था उसकी तरफ लॉन्च कर देता है। पर जैसे जियान का जो ब्लड था जायो क्लैन का नीचे गिरता है, ये 18 अमिताभ पूरी तरह से शांत हो जाते हैं। जियान एक ही चीज समझता है, शायद बुद्धिस्ट वर्ल्ड के जो टॉप लोग हैं ये हमारे जायो क्लैन के सीनियर्स को जानते होंगे। और फाइनली जियान को ये बोधी ट्री या बेड ऑफ अर्थ मिल जाता है। जियान इस चीज को डायरेक्टली रैशली नहीं ले सकता था, ये अपने सोल पावर से इसे लेने की कोशिश करता है, क्योंकि ये बोधी ट्री भी एक प्योर एनर्जी माना जा सकता है। और इस प्रोसेस में भी इसको 10 दिन लग जाते हैं। और फाइनली जियान इसे हासिल कर लेता है और इसे ये अपने एम्परर यान रिंग में रख लेता है। अब इस दौरान जियान जायो से कहता है, तुम्हें जो भी ट्रेजर चाहिए वो ले लो यहाँ से। तो पहले जायो ही जो बोधी बीट्स रहते हैं उन्हें ले लेता है और ये आयरन मेटेरॉइड को ये लोग उठाते हैं और यहाँ से फिलहाल निकल जाते हैं। जियान और जायो ही फाइनली चेन टेम्पल में लौटते हैं मास्टर ल्याओ चेन के पास। मास्टर चेन भी इनकी काफी तारीफ करते हैं और इस आयरन मेटेरॉइड को देख करके ये भी काफी ज्यादा खुश होते हैं कि इतने साल हो गए वहां पर एविल क्रीचर्स थे फिर भी इसको कुछ फर्क नहीं पड़ा है। अब जियान इनसे कहता है, मैं उम्मीद करूंगा कि आप इसका जो फर्स्ट स्टेज है एंसेंट जुआन उलर का उसे रिकवर कर देंगे। ये जियान से कहते हैं, तुम फिलहाल वापस जा सकते हो, क्योंकि इस चीज को रिफाइन करने में काफी लंबा समय लगने वाला है और क्लोज एरिया में ही ये किया जा सकता है। इनको लगता है शायद ये लोग इस पर भरोसा नहीं कर रहे हैं, तो इनको ये समझाते हैं। जियान कहता है, नहीं मेरा ऐसा इरादा नहीं था। और ये यहाँ से इस चीज को लेकर के फिलहाल निकल जाते हैं एक क्लोज इन्वायरमेंट में इस एंसेंट जुआन रूलर को कास्ट करने के लिए। और उधर जियान वगैरह भी, क्योंकि इसमें ज्यादा समय लगने वाला था, तो एंडलेस फायर टेरिटरी के लिए निकल जाते हैं। अब इनको जो लायन रहता है यहाँ से निकालता है और कहता है फ्यूचर में हम जरूर मिलेंगे। अभी लोग आगे ही बढ़ रहे थे तभी इनको एक फैमिलियर फ्लक्चुएशन फील होता है, शायद ही वही स्पेस इंटेलिजेंस वाला बंदा था। और यहाँ पर वो जो लड़का था पहले ली टियांग जायो उसे दिखाया जाता है, यहाँ से सीक्रेटली निकलना चाहता था, पर इस पर कोई एक येलो बीम ऑफ लाइट अटैक कर देता है और ये भी तुरंत अपना यहाँ पर स्वॉर्ड किलिंग इंटेंट यूज करने लगता है। शायद ये कोई मॉन्क थे जो लिंगटिंग जायो के सामने प्रकट होते हैं। लिंगटिंग जायो जो था बेसिकली ये फॉरबिडन एरिया जो था बुद्धा वर्ल्ड के वहां एंटर कर गया था, इसलिए फिलहाल इसे कई लोग बुद्धा वर्ल्ड के पीछा कर रहे थे। और इससे जो फाइट कर रहे थे उनका नाम था मॉन्क वुडाओ। ये अपना सबसे पावरफुल जो स्वॉर्ड इंटेंट था उसे यूज करता है, पर ये मॉन्क तुरंत ही इसे इजिली शैटर्ड कर देते हैं। पर लिंगटिंग जायो भी घबराता नहीं है, ये स्माइल करता है। वुडाओ अपने बुढ़ा टैक्स से लीटिंग जायो को चारों तरफ से घेर लेते हैं और ली जो रहता है काफी ज्यादा इस समय पेन में होता है। तभी दूसरी तरफ से एक स्पेस से होली फ्लेम आता है और इससे मतलब बचाने लगता है। मॉन्क वुडाओ भी जियान की तरफ देखते हैं और कहते हैं, तो तुम एंडलेस फायर टेरिटरी वाले, ये हमारे बुद्धिस्ट वर्ल्ड का मैटर है, तो तुम्हें इसे इसमें बीच में नहीं पड़ना चाहिए। अब इस दौरान वुडाओ से जियान एक ही शब्द कहता है, मैं ओल्ड मैन का ओल्ड फ्रेंड का एक डिसाइपल हूँ। और तुरंत ये जो मॉन्क वुडाओ थे यहाँ से गायब हो जाते हैं और इस ली को भी समझ में नहीं आता है और फिलहाल जियान के हेल्प से ये भी यहाँ से निकल जाता है। अब इधर कुछ ही समय में जियान वगैरह फाइनली एंडलेस फायर टेरिटरी में पहुंच चुके थे। यहाँ वापस आने के बाद जियान फाइनली अपने जो इसने कुछ टेक्निक सीखे थे बुद्धा रियल में और डेमन रियल में अपने बच्चों को यानी कि जायो गुई यानी अपने भाई को और साथ में जायोलिन को थोड़ा बहुत पास करता है। अब इधर गॉडेस याओजी ने जो जियान को कुछ टेक्निक्स बताई थी और वो शायद एक सीड दिया था, ये मू यिंगिंग को दे देता है, तो ये भी आराम से फिलहाल 8 स्टार डाउ जियान पर पहुंच गई रहती है। और वहीं जूनेर भी 8 स्टार डाउ जियान के पीक पर पहुंच गई रहती है। अब इधर काफी लंबे समय के बाद जियान इस समय अपने छत पे खड़ा रहता है और आसमान की तरफ ये देख रहा था। इसका जो अभी तक एंसेंट जुआन रूलर था वो भी बना नहीं था, ये आसमान की तरफ देख रहा था और फील करता है मानो तारे इसको देख रहे हो। यहाँ पर इसको मतलब जुनेर मिलती है और ये कहती है क्योंकि अब सभी चीजें रिजॉल्व हो सकी तो मैं आपको आराम से फॉलो कर सकती हूँ। और इस दौरान ये जायो के बारे में बात कर रहे होते हैं कि जायो का टैलेंट भी काइलिन से कम नहीं है और जायोलिन थोड़ा बदमाश था, प्रैक्टिस में ज्यादा टाइम देता नहीं था। और फिलहाल ये दोनों बात कर रहे थे यहाँ पर बैठ के और थोड़ा यहाँ पर जो माहौल रहता थोड़ा क्योंकि रात का समय था तो रोमांटिक टाइप हो जाता है। और क्योंकि यिंगिंग इस समय वो जो पर्पल फ्लेम का पावर था उसे एब्जॉर्ब कर रही थी और काइलिन भी अपने 10 कलर्स पाइथन के पावर को मास्टर करने में लगी हुई थी, तो फिलहाल जियान के साथ जुनेर ही थी। और इस दौरान जियान से पूछती डू कीफे के बारे में और साथ में वो जो लड़की थी गार्जियन ऑफ जायो फैमिली उसके बारे में। जियान इसे बताता है ये सब बस रूमर्स है, तुम इस पर ध्यान मत दो। अब जियान की नजर फाइनली आसमान की तरफ जाती है, यहाँ पर एक अलग ही सोल पावर है स्ट्रॉन्ग लेवल का फील करता है
जुनेर घबरा जाती है, पूछती है क्या बात है। ये भी आसमान की तरफ एक अलग ही संदेह से देखने लगती है, क्योंकि जो तारे थे ऊपर एक अलग ही शेप बना रहे थे वहीं दूर से, और इनके पीछे कोई एक एविल क्रिएचर छिपा हो। वहां पर कुछ लोग होंगे या जो भी होगा। ये कहता है तो यही है वो एंडलेस फायर टेरिटरी जिसने कि चारों कॉन्टिनेंट पर कब्जा कर लिया है। और जियान देखता कि आसमान में इस समय दो मिस्टीरियस फिगर्स दिखते हैं जो कि धुंध के समान फिलहाल थे। अब जियान और जुनेर भी आसमान की तरफ निकल जाते हैं, और ये जो भी पावर था ये सोल पावर ही था बस। अब इधर जो फेंग वानिर थी यानी जो फर्स्ट गार्जियन, ये भी लोग आसमान में आ चुके थे। पर ये बंदा जो भी रहता है, दो लोग, ये कहते हैं रिनकार्नेशन लेवल के वॉरियर फिलहाल इस लेवल के हिसाब से हमें रोक नहीं सकते। इनको लगता था नॉर्मली कि क्योंकि ये एरिया बेसिकली जुआनलिंग कॉन्टिनेंट का था, तो यहाँ पर रिनकार्नेशन लेवल के वॉरियर तो होने भी नहीं चाहिए। अब इधर जो सोल के लीडर थे सोल टियानो, ये भी उन दो फिगर्स की तरफ देख रहे थे। तो ये दो लोग जो आए हुए थे, एक का नाम जुआन जी था और दूसरे का नाम जुआन फेंग जी, और ये दोनों लोग रिनकार्नेशन लेवल के शायद डबल स्टार पर थे, और ये लोग जुआन यू क्लैन के थे। और इसके पास कोई एक डिवाइन वेपन था जिसे कि डिस्ट्रक्शन किंग प्लेट कहा जाता है। और जो गार्जियन थे उनका स्ट्रेंथ जो था 3 स्टार इनकारनेशन पर था। ये देखती हैं और कहती हैं जुआन मोजी तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो हमारे एरिया में। अब जैसे ये लोग देखते हैं कि सामने वाली जो औरत है उनका स्ट्रेंथ 3 स्टार इनकारनेशन पर है, ये लोग समझ जाते हैं इनको जो भी न्यूज दिया था वो गलत था। और ये भी इस समय फेंग वानिर की तरफ सरप्राइज में देख रहे थे। इनको लगा नहीं था कि एंडलेस फायर टेरिटरी में इस लेवल का रिनकारनेशन वॉरियर हो सकता है, पर ये फील करते हैं इनके पीछे साथ एक और पावरफुल और छिपा हुआ है जो कि शायद मतलब उससे ये भी डील ना कर पाए, क्योंकि जुआन यू क्लैन वाले काफी मिस्टीरियस माने जाते हैं। जुआन वुजी के हाथों में इसका वो हेवन डिस्ट्रक्शन प्लेट था। ये फेंग वानिर की तरफ देखता और कहता है तुम मेरी अपोनेंट नहीं हो, अपने डोमेन मास्टर को बुलाओ। ये बंदा शायद जो कि 2 स्टार इनकारनेशन पर था, ये 3 स्टार रिनकारनेशन से भी नहीं डर रहा था अपने इस डिवाइन वेपन के कारण। अब ये यहाँ से जाती नहीं है तो जुआन जी एक पावरफुल अटैक एंडलेस फायर टेरिटरी के हेडक्वार्टर की तरफ लॉन्च कर देता है। इधर जायोग वगैरह सभी आ चुके थे। अब ये जो पावर था आराम से नीचे जो भी लोग हैं उन्हें डिस्ट्रॉय कर सकता था। तभी यहाँ पर एक ग्लेज फ्लेम से ढका हुआ, तो हम इसे हरा फ्लेम बोलेंगे, एक बंदा प्रकट होता है और ये तुरंत ही चुटकी में मानो इस पावर को डिस्ट्रॉय कर देता है। जुआन वुजी एक बार को घबरा जाते कौन है जो इसके इतने पावरफुल अटैक को इजीली डिस्ट्रॉय कर दिया, और मानो इस समय इसका सोल भी कांप रहा हो। और फाइनली सबकी नजरों में जियान और जुनेर एक साथ दिखते हैं। अब इनके पास जो इन्फॉर्मेशन था इसके हिसाब से जियान का स्ट्रेंथ 8 स्टार डाउजियान मिड स्टेज में होना चाहिए, पर यह आराम से रिनकारनेशन 1 स्टार के बंदे से फाइट कर सकता था। अब जुआन फेंग जी जो इसका शिष्य था ये भी एक बार को घबरा जाता है। जुआन जी जियान की तरफ देखता है और कहता है तुम रिनकारनेशन लेवल में पहुंच चुके हो, काफी बड़ी बात है, फिर भी तुम आज कुछ भी नहीं कर सकते। अगर ये जियान को और फेंग वानिर को हरा दिया तो ये इस पूरे सिटी पर ये कब्जा कर सकता था। अब जियान भी गुस्सा हो जाता है, इसकी बॉडी में जो फ्लेमिंग मंत्रा था काफी तेजी से रोटेट करने लगता है। अब ये अपने ब्राउन फ्लेम से एक अटैक बना रहा था। जियान इसकी तरफ देखता और कहता है अगर कोई मेरे एंडलेस फायर टेरिटरी पर अटैक करता है तो मैं उसे छोड़ता नहीं हूँ, मेरा सीधा सीधा वसूल है, और मैं नॉर्मली किसी पर अटैक करता नहीं हूँ खुद से। और ये तुरंत ही अपने सोल पावर को जियान रिलीज करता है। अब जियान भी इसके इस प्रकार के अटैक को देखकर स्माइल करता है और ये बोलता है होली फ्लेम डोमेन। अब जब ये बंदा जियान के सोल पावर को देखता है जो कि शायद युआन रियल पे पहुंच चुका था लेट स्टेज के, और होली फ्लेम, ये भी एक बार को घबरा जाता है। और जियान ने अपने सोल पावर और होली फ्लेम से एक फिनिक्स बना लिया था, सोल फायर फिनिक्स। ये समझ जाता है, यहाँ से भागने को देखता है, पर इस समय जियान के इस फिनिक्स ने चारों तरफ मानो आग उगलना शुरू कर दिया था और जियान ने पूरा इस स्पेस को ही ब्लॉक कर दिया था। हालांकि इसका अभी सोल पावर जो था हुआ युआन पर ही था, पर जियान से कहीं नीचे था। पर तो जियान ने बस केवल अपने सोल फ्लेम यानी सोल पावर और होली फ्लेम को यूज किया था, कोई फाइटिंग स्किल वगैरह भी ये यूज नहीं किया था। फिर भी ये इतना काफी था कि ये सेकंड लेवल इनकारनेशन के बंदे को गिरा सके। जूनियर इस समय काफी ज्यादा खुश थी। अब इधर जुआन वुजी जो रहता है वो देखता है कि एंडलेस फायर टेरिटरी में एक नहीं एक से ज्यादा रिनकारनेशन लेवल के वॉरियर हैं। ये अपने उस डिस्ट्रक्शन ब्लेड से मानो इस जियान के अटैक को रेजिस्ट करने की फिलहाल कोशिश कर रहा था, और ये इसने अपने ये जो डिस्ट्रक्शन ब्लेड था उसे भी यहाँ से बचने के लिए सेक्रीफाइस कर देता है ताकि यहाँ से एक वॉइड खोल के यहाँ से भाग सके। जुआन जी भी घबरा जाता है, जियान से कहता है, क्योंकि इसने जो स्पेस खोला था जियान उसे भी ब्लॉक कर देता है। ये कहता है क्या तुम हमारे जुआन यू क्लैन से फाइट करना चाहते हो? तब जियान कहता है यहाँ पर जो भी लोग हैं आप लोग भी बाहर आ सकते हो। एक मतलब शायद एविल क्रिएचर या जो भी आप बोल लो जुआन यू क्लैन के छिपे हुए थे, कहते हैं क्या तुम मेरे इन दोनों लोगों को माफ कर सकते हो? हालांकि इनका ये स्पिरिचुअल बॉडी ही था, पर अगर ये यहाँ मारा जाएगा तो उनका जो सोर्स पावर है वो डैमेज हो सकता था। अब यहाँ पर कई सारे लोग थे, गेट मास्टर वो टियांग के, फेंग कियान यांग, द मास्टर ऑफ फेंग ले हॉल, टियानमो द लीडर ऑफ टियानजी अलायंस, मतलब 3-4 लोग आ चुके थे। हालांकि इनकी भी सोल बॉडीज ही थी और प्लस जुआन्यू क्लैन के यहाँ पर बंदे थे। जियान देखता और कहता तुम लोगों की स्पिरिचुअल बॉडीज के हिसाब से तुम लोग में इससे फाइट करने के लिए भी काफी नहीं, और ये स्माइल करता है। ये सुनते ये लोग भी और ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। अब जियान रुकता नहीं है, तुरंत ही जुआन जूज और जुआन जी के जो सोल बॉडीज रहते हैं उन्हें अपने पावरफुल अटैक से शैटर्ड कर देता है। अब इधर काफी दूर में था जुआन्यू क्लैन में शायद ये दोनों बैठे हुए थे और इनकी आंखें खुलती हैं, ये खून की उल्टी करने लगते उधर, और इनका पूरा फाउंडेशन ही फिलहाल हिल जाता है और शायद भविष्य में इनके लिए आगे बढ़ना काफी मुश्किल हो सकता है।
अब जियान की इस हरकत को देख करके वो जो बंदा था टियानमो, वो अपने मैजेस्टिक पावर से सामने आता है। जियान कहता है तुम लोग आ ही गए हो तो तुम लोग भी ऐसे जाओगे नहीं। अब जियान अपने होली फ्लेम को निकालता है। ये लोग हैरान हो जाते हैं, इसमें होली पैटर्न थे। ये और भी ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि जियान के बॉडी के पीछे 5 सैक्रेड पैटर्न्स बन गए थे अलग अलग होली फ्लेम्स के। क्योंकि रिइंकार्नेशन लेवल के आसपास जब बंदा जाता है तो वो होली फ्लेम के पावर को एक अलग ही लेवल पर यूज कर सकता है, और अगर वो होली फ्लेम के पैटर्न यूज करना सीख गया तो पावर इनफाइनाइट माना जा सकता है। और तुरंत ही जियान के इस पावरफुल अटैक के कारण ये लोग यहाँ से गायब हो जाते हैं। अब इधर दूर से, मतलब काफी दूर से, डेमन एम्परर, फायर एल्फ क्लैन के जो लीडर थे, सोल ईटर वगैरह देख रहे थे। कहते हैं मतलब उनको फील हो जाता है ये पावर, कहते इस बंदे का जो ग्रोथ है ये अलग ही लेवल पर है। अब धीरे धीरे इस बैटल के कारण एंडलेस फायर टेरिटरी का और भी ज्यादा नाम हो जाता है, और शायद ये भी सबको पता चल जाता है कि वो बंदा जो जियान है वो आराम से 2 स्टार इनकारनेशन के बंदे को भी गिरा सकता है। अब इस दौरान जियान ने अपने कुछ स्ट्रॉन्ग लोगों को फिनिक्स क्लैन में, ड्रैगन क्लैन वगैरह का पता ढूंढने के लिए, साथ में जो डेमन रियल्म का सेंटर है उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकालने के लिए भेजा रहता है। और कुछ ही समय में धीरे धीरे प्लेन मीटिंग का समय आ जाता है। प्लेन मीटिंग में मतलब कई सारे जीनियसेस ह्यूमन वर्ल्ड के वगैरह वगैरह के इकट्ठा होते हैं, और यहाँ पर ग्रेट 1000 वर्ल्ड से, लीग से इसको एक भी लेटर आया रहता है। अब इधर काइलिन आ चुकी थी जियान के पास, और ये लोग अपने फादर और यावलाओ के बारे में, मास्टर यावलाओ के बारे में डिस्कस करते हैं कि अगर मिलना हो तो हम कभी भी जा सकते हैं। अब ये इससे पूछता है काइलिन से, ये जो ग्रेट 1000 लीग है इसका क्या मैटर है। तो ये बताती है ताकि सेकंड वर्ल्ड वॉर ना हो इसलिए ह्यूमन वर्ल्ड के पावरफुल फोर्सेस यहाँ पर मिलते रहते हैं। इसमें जुआनजी वगैरह के जो मास्टर हैं वो लोग भी आएंगे, जुआनियो डोमेन के। हमारा एंडलेस फायर डोमेन का मतलब तुम्हें जाना पड़ेगा, और इस मतलब ग्रेट 1000 लीग का एक ही मकसद है, एविल क्लैन से कैसे फाइट करना है। और ये जो ग्रेट 1000 लीग है ये भी मतलब कई सारे एल्डर्स में डिवाइडेड है, पोजीशन उनके कैटेगरी के हिसाब से, जैसे कि डेमन स्लेयर जनरल, डेमन स्लेयर कमांडर और डेमन स्लेयर किंग, मतलब इनके मेंबर्स को कहा जाता है जो पावरफुल पोजीशंस पर होते हैं। अगर किसी को डेमन स्लेयर जनरल बनना है तो उसे कम से कम एविल क्लैन का जो किंग लेवल का बंदा होगा उसे मारना पड़ेगा, और अगर कमांडर बनना है तो 3 ब्लैक किंग रैंक के बंदे को मारना पड़ेगा। ऐसे ही है, मतलब ये पूरा जियान को बताती है। फिर जियान पूछता है तो वो डेमन स्लेयर किंग उसको टाइटल को लाने के लिए क्या चाहिए रहता है, पाने के लिए। ये बताती है उसके लिए तुम्हें एक रेड रैंक एविल किंग को मारना पड़ेगा। अब जियान पूछता है क्या है मतलब ये पोजीशन हासिल करने से कुछ फायदा है, क्योंकि जियान ने रेड किंग लेवल के भी बंदों को मार चुका है। ये बताती है कि अगर तुम मतलब डेमन किंग का पोजीशन हासिल कर लिए तो तुम आराम से ग्रेट 1000 वर्ल्ड के एक अलायंस को लीड कर सकते हो, मतलब वो तुम्हारे इशारे पर काम करेंगे, और कई सारे ट्रेजर्स वगैरह भी मिल जाते हैं। जियान बोलता फिर ये पोजीशन तो काफी अच्छा है, और वो जो स्क्रॉल आया था ग्रेट 1000 लीग से ये फिलहाल जियान को पकड़ा देती है। अब ये लेटर शायद कोई किसी किंग वू ने भेजा था, और इनका स्ट्रेंथ बताती है ये कि 4 स्टार रिइंकार्नेशन लेवल पर है, और कहती है कि पता नहीं क्यों मुझे डर लग रहा है कि ये मीटिंग में कुछ गड़बड़ हो सकता है, क्योंकि शायद ये जो किंग वू जो हैं वो मर चुके हैं, तो इनके नाम पर लेटर क्यों आ रहा है। वैसे तुम लोग की भूख बहुत ज्यादा ही बढ़ती जा रही है भाई लोग। पहले मैं 20 मिनट की वीडियो बनाता था तो तुम लोग कहते थे 25 का बनाओ, अब मैं जब 25 का बनाने लगा तो 30 का, 30 से 35, तो मेरे भी हेल्थ पे थोड़ा इफेक्ट आता है, समझा करो कि नॉर्मल रूटीन में मैं 16-17 घंटे काम करता हूँ, तो आप समझ ही सकते हो। अब अगले दिन की सुबह होती है और जियान के साथ इस मीटिंग में जूनियर जाने वाली थी। अभी जियान रिइंकार्नेशन के पीक पर था, ये 1 स्टार पर भी नहीं पहुंचा था। जियान और जूनियर यहाँ से एक स्पेस टाइम वर्म होल यूज करके प्लेन मीटिंग के लिए निकल जाते हैं, और इस दौरान जियान ने कई सारे जो सीक्रेट इन्फॉर्मेशन थे जायू को पता लगाने के लिए भेजे थे। तो ये लोग फिलहाल डाकियान पैलेस के लिए जा रहे थे, यहीं पर वो ग्रेट 1000 लीग वाला हॉल है, और 10 दिन के दौरान ये लोग वहां पर पहुंच जाते हैं। अंदर जाने के लिए लोग टोकन दिखाते हैं और फाइनली इनको अंदर जाने का अनुमति मिल जाता है। अब यहाँ पर एक ओशियन था तो जियान फील करता है इस ओशियन में कई सारे पावरफुल क्रिएचर्स हैं। इस दौरान ये ओल्ड मैन भी जियान को बताता है कि इस समुद्र के अंदर एक एंशिएंट बीस्ट है जो यहाँ का गार्जियन भी माना जा सकता है। अब आगे यहाँ पर एक डेमन एग्जीक्यूशन फॉर्मेशन था, और ये जो ओल्ड मैन थे जियान वगैरह से बताते हैं शायद कोई तुम्हारा पहले से वेट कर रहा है। अब द जियान और जूनियर भी एक साथ इस फॉर्मेशन को पार कर जाते हैं। ये जगह जो था जहाँ पर ये लीक होने वाला था मीटिंग, काफी रेस्ट्रिक्टेड एरिया था, शायद रेड किंग लेवल के भी एविल किंग्स यहाँ पर इजिली पास नहीं कर सकते हैं। पर जियान जैसे इस फॉर्मेशन में एंटर करता है, क्योंकि ये फॉर्मेशन एविल किंग वगैरह को सप्रेस करने के लिए बनाया गया रहता है, पर जियान के बॉडी में भी एक डेविल्स क्यूब था, इसके कारण जियान का फेस थोड़ा अगली हो जाता है। तो फिलहाल जूनियर भी जानती थी, तो ये कहती कि आप ठीक हो। इस दौरान क्योंकि ये ओल्ड मैन भी इनके साथ था, ये फील कर लेता है कि जियान के साथ बारे में जो कहा जाता है वो सही है, और ये तुरंत एक अच्छे वाले फोर्स से जियान का जो फेस अगली था उसे तुरंत ही ठीक कर देता है। जियान इसको थैंक यू बोलता है। अब यहाँ पर एक स्क्वायर प्लेटफॉर्म था, वहां पर जियान बढ़ने लगता है। आगे ही जाते इनको एक क्लैन मिलता है जिसको शायद ये जानते थे, टियानफेंग क्लैन। यहाँ पर इनको एक ब्यूटीफुल वुमेन देखती है, और इसके बॉडी पर फिनिक्स क्लैन के शैडोज को साफ फील किया जा सकता है। ये जो टियानफेंग क्लैन है ये फिनिक्स ब्लड लाइन के काफी क्लोज लीनियज का क्लैन माना जाता है। सीचा आइलैंड के भी कुछ लोग आए हुए थे। अब यहाँ पर कई सारे लोग जियान और जूनियर को देखते हैं कि एक ओल्ड मैन इनको पर्सनली क्यों लीड कर रहा है।
अब ये मतलब टियानफेंग क्लैन की जो वुमेन रहती ये कहती क्योंकि सभी लोग आ गए हैं तो मीटिंग शुरू करना चाहिए, और इनका स्ट्रेंथ शायद फर्स्ट लेवल रिइंकार्नेशन के पीक के आसपास था। अब इधर जियान और जुनियर जब पहुंच जाते हैं तो डाकियान गोंग के जो लोग थे, जो यहाँ के शायद रियल निवासी थे, ये इन्हें बुलाते हैं। अब यहाँ पर कई सारे लोग बोलते हैं इस बंदे को इतना ज्यादा सुविधा क्यों मिल रहा है, ये थोड़ा जेलस फील करते हैं। तभी वहां पर जो जुआन फेंगजी भी आया हुआ था, ये कहता है ये एंडलेस फायर टेरिटरी डोमेन का मास्टर है। तभी यहाँ पर जो ओल्ड मैन रहते हैं इनसे कहते हैं आप लोग टेंशन मत लो, जो लॉर्ड डेमन एग्जीक्यूशनर हैं उन्होंने इस बंदे से पर्सनली मिलने के लिए बुलाया है, यानी कि डेमन किंग ने खुद जियान से मिलने को बुलाया है। अब जियान वगैरह इनके साथ एक पासेज से अंदर जाने लगते हैं। ये समझ जाता है ओल्ड मैन भी कि जियान के अंदर कई सारे प्रश्न हैं, पर ये बोलता है मैं बस एक मैसेंजर हूँ, बाकी तुम्हें लॉर्ड खुद ही बता देंगे। और शायद यहाँ पर एक वुडन विंग टाइप कुछ जगह था, वहीं पर वो डेमन किंग इनका वेट कर रहे हैं। अब ये जो ओल्ड मैन आते हैं दरवाजा खटखटाते हैं और कहते हैं ये लोग आ चुके हैं। अब यहाँ से इनको छोड़ करके ये दोनों मतलब उस ओल्ड मैन के कहने पर अंदर चले जाते हैं। अब ये ओल्ड मैन या जो भी रहे होंगे, डेमन स्लेयर किंग इन्हें कहा जाता है, ये बोलते हैं मेरा नाम लैंग लुओ चेन है, जियान तुमसे मिलकर काफी अच्छा लगा। और उनका स्ट्रेंथ शायद जियान के हिसाब से जो एल्फ क्लैन के फर्स्ट एल्डर थे उनसे भी ज्यादा होगा। और ये कहते हैं क्योंकि हम एक अलग डोमेन में हैं तो बाहर का कोई हमारी कन्वर्सेशन को सुन नहीं सकता है। ये जियान से कहते हैं अगर तुम्हें कुछ जानना है तो पूछ सकते हो, और मैं भी तुमसे इस दौरान पूछूंगा कुछ। अब जियान इनसे डायरेक्टली पूछता है कि फेस टू फेस मीटिंग का क्या मकसद है। ये सीधा बोलते हैं मुझे जितना इन्फॉर्मेशन मिला है तुम्हारे बॉडी में शायद कई सारे होली फ्लेम है ना। और इस दौरान इनका जो लुक रहता है काफी सीरियस रहता है। ये कहते तुम टेंशन मत लो, मैं डेमन स्लेयर किंग हूँ, पर मेरे पहले भी कई सारे रहे हैं, पर तुम कह सकते हो कई लोग एविल क्लैन के द्वारा मारे गए हैं। और अगर तुमने ये मीटिंग को देखा होगा तो इस पे लिखा था किंग जॉ के बारे में, डेमन स्लेयर किंग मुझसे पहले वाले थे। जियान हैरान हो जाता है और ये इनसे कहते हैं जियान से कि उनके पास कई सारे सीक्रेट्स भी थे। जियान बोलता है इस बंदे को मेरे होली फ्लेम से करना क्या है। ये थोड़ा इस समय चिंतित हो जाता है और ये कहते हैं जहां पर वो मरे हैं वो एविल क्लैन का टेरिटरी के आसपास है, तो वहां पर जाने के लिए तुम्हें होली फ्लेम की जरूरत पड़ेगी ही। जियान कहता है मुझसे उससे क्या करना है, क्योंकि इस पूरे वर्ल्ड में मैं ही तो अकेला नहीं हूँ जिसके पास होली फ्लेम है। और जियान स्माइल करता है। ये कहते हैं क्योंकि कई सारे पावरफुल फोर्सेस हैं जिनके पास होली फ्लेम है, पर वो लोग कोई ना कोई स्पेसिफिक एरिया गार्ड कर रहे हैं। जियान बोलता है ठीक है, पर इसमें मेरा क्या फायदा है। ये कहते हैं तुम्हारा उसमें बहुत फायदा है, पर इस चीज को पहले तुम्हें खत्म करना पड़ेगा। और हमारे जो क्लैन के लोग हैं डाकियांग गोंग के, तुम्हें उस स्पेस में भेज देंगे और उस केव में तुम्हें जो भी चीज मिलेगा वो सब तुम्हारा। और इस दौरान एक गोल्डन पीस ऑफ पेपर जियान को दे देते हैं, कहते हैं ये तुम्हें काम आएगा। जियान देखता है इसमें कुछ लिखा नहीं हुआ था, पर इसमें काफी ज्यादा ऑरा था। ये जियान से कहते हैं अब तुम यहाँ से जा सकते हो और मीटिंग होने वाला है, मैं भी वहां पर आ ही रहा हूँ। अब इनके जाते ही इनके डोमेन स्पेस में एक बंदा आता है ओल्ड मैन, और कहता है इन दोनों को ऐसे यूज करना काफी बुरा नहीं हो सकता है, क्योंकि एविल रेसेस वाले अगर इन्हें पकड़ लिए तो काफी ज्यादा टॉर्चर करेंगे। पर ये कहते हैं बाकी ये बंदा अगर इस मैटर को संभाल ले तो यहाँ पर जो भी एविल क्लैन से बैटल होने वाला है हम इसे संभाल लेंगे। और यहाँ पर जो भी ये ओल्ड मैन रहते हैं इनका नाम लैंग लुओ चेन रहता है। शायद ये डेमन किंग स्लेयर की तरफ देखते हैं, कुछ कहना चाहते थे पर कहते नहीं है। जियान और जूनियर भी अपने सोल पावर से बात करते हैं कि यहाँ पर जो माजरा है कुछ अलग ही लग रहा है, जैसा सिचुएशन होगा वैसा हम करेंगे। और इधर कॉन्फ्रेंस रूम में ये लोग काफी हैरान थे कि इस बंदे को डेमन स्लेयर किंग ने खुद मतलब 1-on-1 मीटिंग के लिए बुलाया था। अभी जो टियानफेंग क्लैन की जो वुमेन रहती है ये भी जियान को फिलहाल घूर रही थी। उसके बाद इसकी नजर जूनियर पर जाती है। जूनियर से शायद ये फिनिक्स जो ब्लड लाइन का वो निर्वाणा पिल का पावर था ये फील कर लेती है। अब जूनियर इस दौरान इस वुमेन से हाथ मिलाती है और कहती है मेरा नाम घू जूनियर है और मैं एंडलेस फायर टेरिटरी की मालकिन हूँ। और फाइनली यहाँ थोड़ी देर में डेमन स्लेयर किंग वगैरह भी आ जाते हैं। अब यहाँ पर आते ही लोग कहते हैं सभी के पास एक मैजिकल स्टोन तो होगा ही, जिससे कि किसने कितने एविल क्लैन को मारा है उसके पॉइंट्स इकट्ठा होते हैं, अगर आपको याद हो तो। अब जैसे जियान ये नाम सुनता है ये भी एक बार को चौंक जाता है। इस चीज के बारे में इसने घोस्ट वर्ल्ड में पढ़ा था और इसने यूज भी किया था उसे, अगर आपको याद हो। इसमें जैसे जैसे पॉइंट्स रहेंगे, जैसे कि किंग रैंक में 1 लाख पॉइंट्स पर ब्लैक किंग, 2 लाख पर व्हाइट किंग, 3 लाख पर रेड किंग, ऐसे करके 9 लाख ऐसा वगैरह लिखा हुआ था। जूनियर भी इनके बारे में ज्यादा जानती थी। जियान कहता है मेरे पास वो स्टोन तो है पर मैंने घोस्ट वर्ल्ड में उसे यूज किया था। अब जियान जैसे अपने स्टोन को निकालता है ये पहले से कुछ ज्यादा ही हैवियर लग रहा था और उसमें से ब्लडी ग्लो आ रहे थे। और ये जो लैंग लुओ चेन रहते हैं ये जब जियान के स्टोन की तरफ देखते हैं तो काफी ज्यादा सरप्राइज और तुरंत ही चुप हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो डेमन स्लेयर किंग रहते हैं उनके पास भी 12 लाख के आसपास ही शायद पॉइंट रहते हैं, पर जियान के पास 17 लाख था। अब ये लोग मतलब जियान के स्टोन को देखना शुरू करते हैं। इसमें ब्लड किंग मो का नाम आता है, ब्लड सेंटीपीड प्रिंस का नाम आता है, मतलब एविल रेस के जो भी पावरफुल लोग थे रेड किंग लेवल के सबको जियान ने मार रखा था। ये हैरान हो जाती है ये बंदा मतलब इतने पावरफुल लोगों को कैसे मार सकता है। यहाँ पर जो भी लोग थे हैरान थे, क्योंकि इसके बाद जूनियर इसको बताती है ये जो मैजिकल स्टोन है ये सभी वर्ल्ड में बांटा गया है और इसको बनाने वाले कोई और नहीं बल्कि यही के डाकियांग गोंग के ही लोग हैं, तो इसलिए लोग इसके इन्फॉर्मेशन को पढ़ सकते हैं। और जूनियर भी स्माइल करती है और कहती है मुझे भी नहीं लगा था आप इतने लोगों को मार चुके हो। और ये लोग डायरेक्टली लुओ चेंग वगैरह कहते हैं आप तो डायरेक्टली डेमन स्लेयर किंग यानी डेमन किंग बन सकते हो। और जब इसको डेमन स्लेयर किंग का टाइटल मिल ही जाएगा इसको कई सारे ट्रेजर्स भी यहाँ के मिल सकते हैं डाकियान वर्ल्ड के, तो और भी लोग इस समय जेलस हो गए थे थोड़ा इससे। फाइनली जियान को 99th डेमन स्लेयर बना दिया जाता है। अब इसको सुन करके जियान मास्टर लेंग को थैंक्स बोलता है। अब फाइनली ये लुओ चेंग यहाँ का प्लेन मीटिंग शुरू करते हैं। मीटिंग की शुरुआत ही ये एविल क्लैन का नाम लेकर करते हैं और थोड़ा बहुत
ज्ञान बांटते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में। उसके बाद ये नाम लेते डेमन किंग किंग जो यान के बारे में इनको बताते हैं। सबको पता था कि वो अपनी वाइफ और बच्चे को बचाने के लिए एक बार पूरे जो एविल क्लैन के राजशाही परिवार था उसे ही खत्म कर दिए थे, पर इस दौरान ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद मारे गए थे। और जहां पर वो रहते थे वहां पर एविल क्लैन का बेसिकली अटैक हो गया था। और ये कहते हैं कि उस जगह वूफू में जहां पर वो रहते थे, कहा जाता है कि एक अलग ही लेवल का फाइटिंग स्किल है, द होली बॉडी ऑफ एम्परर वू। इसका रैंक क्या है किसी को नहीं पता, पर ये आराम से एक रेड किंग के अटैक को ब्लॉक कर सकता है। और शायद अगर कहा जाए तो ये एक फॉरबिडन टेक्निक भी माना जा सकता है। जियान के मन में ख्याल आता क्या ये चीज कहीं ना कहीं शायद क्योंकि ये डिफेंस को स्ट्रॉन्ग करती तो ड्रैगन क्लैन से रिलेटेड तो नहीं है, पर ये कहते हैं कि तुम वो ट्रेजर्स तो ले सकते हो, पर तुम्हें हमारे जो डेमन स्लेयर किंग थे जूफू वाले उनकी बॉडी यहाँ पर लाना पड़ेगा। जो भी इंटरेस्टेड है वहां पर जा सकता है। अब इधर जियान तुरंत अपने सोल पावर को रिलीज करता है और जो यहाँ का स्पेस रहता है उसे ब्रेक करके बाहर जाने लगता है। और इस ट्रिप में ये जियान को मतलब पूरा जिम्मेदारी देते हैं क्योंकि एक डेमन स्लेयर है। और सभी लोग एक के बाद एक इस स्पेस पासेज में एंटर कर जाते हैं। अब जियान वगैरह फाइनली यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर इन्हें कई सारों का लाश वगैरह और ब्रोकन वेपन्स भी दिखते हैं। शायद यहीं पर बैटल लड़ा गया होगा। मिट्टी भी खून से सनी हुई थी आज भी। जुनेर अभी भी जियान के हाथों को पकड़ी हुई थी। थोड़ा बहुत एंग्जियस ये लोग हो रहे थे। जियान यहाँ पर अपने सोल पावर को यूज कर रहा था ताकि एविल क्रिएचर्स के लोग इन्हें फील न कर पाए। ऐसा कहा जाता है कि ये जो एल्डर वुफू थे इनके पास वो सीक्रेट टेक्निक तो थी ही बॉडी कास्टिंग वाली, साथ में और भी कई सारे ट्रेजर्स थे। अब जियान वहां पर दूर में जो मैंसन दिखता है वुफू मैंसन, उसे अपने सोल पावर से देखने की कोशिश करता है, पर इतने लेवल के फोर्स पावर के बाद भी ये कुछ भी वहां का पता नहीं लगा पा रहा था। हालांकि यहाँ पर कई सारे लोग जियान से जेलस थे, पर इन्हें फिर भी कुछ भी करके इसी की बात माननी पड़ रही थी। जियान देखता है इस स्पेस में जो वुफू पैलेस था ये आसमान के बीच में कहीं लटका हुआ टाइप था। जूनियर के हिसाब से जरूर यहाँ पर एज अ बेट इनको यूज किया जा रहा है। कुछ लोग मतलब काफी एरोगेंट थे, जियान की बात नहीं मानते हैं। ये डायरेक्टली वुफू मैंसन की तरफ बढ़ने लगते हैं, पर एक पावरफुल फोर्स के द्वारा ये लोग पीछे ढकेल दिए जाते हैं और इनके मतलब बॉडी से ब्लड वगैरह भी आने लगता है। हालांकि ये लोग सभी रिनकार्नेशन पर थे, तो पीछे वाले लोग जो भी जियान की बात नहीं मानना चाहते थे फिलहाल ये लोग शांत हो गए थे। और यहाँ पर इनको एक ब्लैक शैडो टाइप कुछ तो दिखता है। जूनियर की बॉडी इस समय गोल्डन फ्लेम से कवर्ड थी। ये तुरंत ही जियान की तरफ सीरियसली देखती है और कहती है कि जो लुओ चेन ने आपको वो गोल्डन पेपर दिया था, शायद हम उसकी मदद से अंदर एंटर कर सकते हैं। अभी जियान की नजर फिर भी उस मॉन्स्टर पे जाती जो ब्लैक फिगर था। ये काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और कहता है क्या ये वही डीप सी डेमन वेल क्लैन का बंदा है, यानी जो मिस्टीरियस ब्लैक फिगर है। जब जूनियर ये बात सुनती है तो ये भी हैरान हो जाती है, ये चीज मतलब यहाँ पर क्या कर रहा है, क्योंकि जो भी शैडो था ये लगभग 100 मीटर के साइज का था और इसके पेट के बीच में एक डार्क ब्लू राउंड का टेंटेकल्स देखा जा सकता था जो कि चमक रहा था। और इसमें 3 टेंटेकल्स थे, मतलब इसने 3 रिनकार्नेशन को सर्वाइव किया होगा। तो इसका पावर जो लेवल होगा वो 3 स्टार रिनकार्नेशन या उससे ऊपर हो सकता है। अब इसे जियान देख के काफी ज्यादा स्माइल करता है क्योंकि इसको मालूम था कि रैंक 3 के होली फ्लेम के लिए इसको डीप सी डेमन वेल का शायद कोर चाहिए था। अब जियान के बॉडी से भी इसका होली फ्लेम बाहर निकलने लगता है। वहीं जूनियर भी जो रहती है वो अपने रिनकार्नेशन मार्क को एक्टिवेट करती है। इधर सभी लोग जब देखते हैं कि दोनों उससे फाइट करने जा रहे हैं तो ये लोग और भी ज्यादा डर जाते हैं। क्या ये लोग पागल हैं? क्योंकि जियान को जो रिनकार्नेशन पिल बनाना था उसमें इस वेल की ही मदद इसको चाहिए थी। और जियान इन बाकी लोगों से कहता है कि तुम लोग वुफू की तरफ निकल जाओ। ये सुन करके ये लोग काफी खुश हो जाते हैं और कहते हैं ये सच्चा बंदा है। अब इधर जो ये वेल था वो 3 लोग जो वहां पर अंदर एंटर करने की पहले कोशिश किए थे उन्हें खा रहा था। ये काफी गुस्सा हो जाता है, तुम ह्यूमंस मेरे बीच में क्यों आ रहे हो? और इस जगह को ये डेमन वेल किंग वो जो पहले वाले मास्टर थे यानी वुफू, उनके वजह से इसको गार्ड कर रहा था। अब जब ये जियान को देखती है इसको होली फ्लेम के साथ, ये तुरंत अपने 3 रिनकार्नेशन वाले पावर से एक अलग ही फायर से जियान पर अटैक कर देती है। जियान भी इसको अपने एक इंटरमीडिएट लेवल टेक्निक से अटैक कर देता है, पर जियान का जो अटैक था इसको ओवर पावर्ड करने लगता है। ये वेल भी हैरान थे कि 3 स्टार इनकारनेशन पर होते हुए भी ये एक बंदे को नहीं संभाल पा रही है और ये और भी ज्यादा गुस्से में पागल होने लगती है। और इस दौरान इसके पेट के बीच में वो जो ब्लू लाइट चमक रहा था वो कंडेंस होने लगता है, जिसे देख करके जियान वगैरह भी एक बार को सीरियस हो जाते हैं। जियान देखता है ये तुरंत ही अपने जो बागजिया ड्रैगन किंग का बॉडी था उससे जूनियर को कवर कर देता है और इस दौरान ये ड्रैगन गॉड के ट्रांसफॉर्मेशन यूज करता है और यहाँ पर जो भी ये प्रेशर फील कर रहे थे पहले से काफी कम हो जाता है। अब इधर जूनियर भी कहाँ रुकने वाली थी, इसके पास वो जो टेक्निक था रिनकार्नेशन मार्क वाला वो जो 9 क्रो उसे यूज करना शुरू कर देती है। अब इधर जियान भी अपने पर्पल फ्लेम क्रिस्टल को निकालता है। हालांकि ये पूरा पर्पल कलर का नहीं था, ये इसके 5 होली फ्लेम से मिलकर बना था और जैसे ये क्रिस्टल निकलता है आसपास का जो वॉइड था, इधर जो डेमन वेल का पावर आ रहा था ये उसे सप्रेस करने लगता है। तो भाई लोग स्टोरी यहीं पर समाप्त करते हैं। शाम में वीडियो 30 से तो ऊपर ही बनाऊंगा क्योंकि मंडे तो थोड़ा काम ज़्यादा ही रहता है। और हाँ, जिन्होंने भी टेलीग्राम पर मुझे फॉलो नहीं किया वो ज़रूर से ज़रूर कर लें और इंस्टा पे भी कर लो क्योंकि आजकल मैं वहाँ पे भी स्टोरी लगा ही देता हूँ। बाय।